आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज के क्लास में भी। ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था इंडोर्समेंट का। आई होप लाइक वो सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। इंडोर्समेंट का जो टॉपिक हम सॉरी इंडोर्समेंट का जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे, है ना, कि बेसिकली इंडोर्समेंट के कितने काइंड्स हैं। ठीक है। इंडोर्समेंट पढ़ने से पहले हम लोग देखे थे कि कितने तरीके से आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रांसफर हो सकता है। तो एक आपका हो सकता है नेगोशिएशन से, एक हो सकता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर असाइनमेंट से। तो नेगोशिएशन किस तरीके से होता है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में? तो एक डिलीवरी से होता है और एक होता है इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। बियरर अगर इंस्ट्रूमेंट है, अगर बियरर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, तो डिलीवरी बस कर देंगे तो ट्रांसफर हो गया। और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, पेबल टू ऑर्डर वाला, अगर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक है, तो वहां पे आपको इंडोर्समेंट और डिलीवरी करना होता है। दोनों इंडोर्समेंट कितना होता है? 7 तरीके का इंडोर्समेंट होता है, जिसको हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में बराबर आपसे पूछा जाता है, द टॉपिक ऑफ दिस होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर, कि भाई यह होल्डर कौन होता है या होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है ये कौन होता है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार हम लोग पहले बेयर एक्ट देख लेते हैं। ठीक है। बेयर एक्ट देख लेंगे और उसके बाद हम लोग आपको पहले होल्डर का मतलब हम लोग देखेंगे सेक्शन 9 में क्या बताया गया है, और उसके बाद होल्डर एंड ड्यू कोर्स को देखेंगे। तो सबसे पहला चीज देखेंगे होल्डर क्या होता है, हु इज अ होल्डर। ठीक है। तो ये आपको सेक्शन 9 में बताया हुआ है, अंडर सेक्शन 9। तो लेट्स रेफर टू सेक्शन 9 फर्स्ट। यस, देखिए सेक्शन 9 होल्डर क्या होता है। द होल्डर ऑफ अ promissory नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, मतलब होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एनी पर्सन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। बस ध्यान से सुनिएगा, पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा एक ही क्लास में। फिर दोबारा इसको बस एक दो बार नोट्स देख लीजिएगा, दैट विल बी एनफ। होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एनी पर्सन entitled in his own name to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto। कि होल्डर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट है, चाहे वो चेक है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। होल्डर उस पर्सन को कहेंगे जो कि अपने नाम पे इंटाइटल है उसको पोजेस करने के लिए। ठीक है। और साथ ही साथ रिसीव और रिकवर करने के लिए भी जो अमाउंट उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पेएबल है। जैसे सिंपल आपको एग्जांपल देते हैं, ए ने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ए ने प्रॉमिसरी नोट बनाया, ठीक है, इन फेवर ऑफ बी, है ना। ए ने ये प्रॉमिसरी नोट बनाया, साइन कर दिया और बोला दिस इज पेएबल टू बी ऑन 1 जनवरी 2025। ठीक है। अब यहां पे क्या है, अब बी को देखो, अब बी को इस डेफिनेशन में होल्डर की जगह रख के देखो कि होल्डर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट मींस एनी पर्सन इंटाइटल इन हिज ओन नेम। अब इस प्रॉमिसरी नोट के अंदर इंटाइटल कौन है क्लेम करने के लिए? बी ही इंटाइटल है, तो बी इज अ होल्डर। एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट, कौन इसके अंदर अमाउंट रिकवर करने के लिए इंटाइटल है? बी ही है। तो ये आपका क्या हो गया? होल्डर हो गया। ठीक है। दिस पर्सन इज कॉल्ड अ होल्डर। ठीक है। कोई ए ने बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के दिया, प्रॉमिसरी नोट, बी ने उसको इंडोर्स कर दिया सी को, सी ने डी को दे दिया, यहां पे लिख दिया पेबल टू डी और कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन कर दिया और यहाँ पे सी ने साइन कर दिया। अब इसमें होल्डर कौन है? होल्डर यहाँ पे कौन है? डी है। मतलब सिंपल सा बात है कि होल्डर का मतलब क्या हुआ? एनी पर्सन हु इज इंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजेशन देयर ऑफ
and to receive or recover the amount thereon due thereon from the parties thereto. तो होल्डर के लिए दो एसेंशियल रिक्वायर्ड है। होल्डर बनने के लिए अगर हम यहां देखें तो टू बिकम अ होल्डर टू एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9। ठीक है, पहला है कि जो होल्डर है he must be entitled in his own name, entitled in his own name, खुद के नाम पे, है ना, वो एंटाइटल होना चाहिए। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अ होल्डर मस्ट बी एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम, ठीक है, टू क्लेम द सम, ठीक है, द सम पेएबल, जो भी सम वहां पे पेएबल है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, या चाहे वो चेक है, राइट। ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा है एंड, सेकेंड रिक्वायरमेंट इज ही मस्ट हैव right to recover. He must have right to receive or recover the amount. Receive or recover the amount. उसके पास राइट भी होना चाहिए। अब मान लिया कोई चोर है, उसने चोरी कर लिया किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, क्या उसके पास राइट है रिसीव करने का? नहीं है। राइट है रिकवर करने का अमाउंट? नहीं है। ठीक है, अब देखो, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि मान लो कोई बेयरर इंस्ट्रूमेंट है ना, पेबल टू बियरर वाला इंस्ट्रूमेंट है कि पेबल टू बियरर, तो पेबल टू बियरर वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चोर के पास भी एक लीगल राइट है अमाउंट रिकवर कर लेने का। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है, ए ने प्रॉमिसरी नोट दिया, प्रॉमिसरी नोट तो खैर बियरर वो नॉर्मली कोई पर्सन नहीं बना सकता है, मान लो चेक है ना, कि यहाँ पे अमाउंट दिया है पेबल टू ए और टू बियरर। अब बियरर का इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब कोई चोर भी जो है इस चेक के अंदर अमाउंट क्लेम कर सकता है, वो होल्डर नहीं कहलाएगा। होल्डर, ही कैनॉट बी सेड एज होल्डर। होता क्या है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट में देयर इज रिस्क, बियरर इंस्ट्रूमेंट में रिस्क होता है कि कोई और पर्सन भी आकर कोर्ट से आपका जो भी कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमाउंट ड्यू है उसको इनकैश कर सकता है, वहां रिस्क है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब आप चोर हैं और आपने कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अपने हासिल कर लिया जो कि बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अब आप ओपनली बोलेंगे कि अब तो मैं इसके अंदर जो अमाउंट है मैं ही क्लेम करूंगा। आप भाई आप चोरी करके लिए हैं, आप किसी से फ्रॉड करके लिए हैं, या आप, आपके पास मान लिया कोई चेक है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड के घर वो चेक गलती से आपने उसी के टेबल पे रख दिया, अब उसके फ्रेंड ने देखा कि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अब वो कहता है कि अब इसका ओनर, अब इसके अंदर अमाउंट मैं ही क्लेम कर सकता हूं। ऐसा नहीं होता है, ही इज नॉट अ होल्डर। देयर इज अ रिस्क कि वो हो सकता है आपको बताए बिना छिप छिपा के इनकैश कर ले, तो वहां रिस्क होता है। बट ऐसा नहीं कि बियरर इंस्ट्रूमेंट में कोई भी पर्सन जिसके हाथ वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चला गया वो होल्डर हो गया, वो होल्डर नहीं है। ठीक है, देयर इज अ रिस्क कि वो अमाउंट कोई और इनकैश करा सकता है, ठीक है, but that does not means that any person who receives a bearer instrument either by theft or either by fraud or either by doing any coercion, undue influence, that person becomes a holder. No, it is not as such, right? अब देखो, तो ये हम लोग समझ गए कि दो चीजें नेसेसरी है होल्डर बनने के लिए। एक तो आप अपने नाम पे वो अमाउंट क्लेम कर सकते हो, है ना, कि इट इज पेबल टू यू, कि वो अमाउंट आप ही को पेबल है। और दूसरा, आपके पास राइट भी होना चाहिए, अधिकार भी होना चाहिए उस अमाउंट को रिसीव या रिकवर करने का, तभी आप सेक्शन 9 के अंदर होल्डर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये तो होल्डर का मतलब हुआ, इंटाइटल इन हिज ओन नेम एंड राइट टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट, ये दो एसेंशियल होता है होल्डर का। अब आओ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मीनिंग है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स, उसके दोनों का हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझते हैं। होल्डर तो हम लोग समझ गए कि होल्डर कौन हुआ, अब ये होल्डर इन ड्यू कोर्स देखते हैं। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, very 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 important, lot of time question has come from this topic. Holder in due course, holder in due course means any person
हु फॉर कंसिडरेशन, पहला एसेंशियल है। अब देखो यहीं पे डिफरेंस भी देखते रहना। होल्डर हो सकता है उसको राइट टू रिसीव कोई अमाउंट अंडर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल गया हो, चाहे उसको राइट टू क्लेम मिल गया हो, ठीक है, कि हो सकता है वो किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्लेम कर रहा हो, लेकिन हो सकता है वहां पे होल्डर ने कंसिडरेशन नहीं दिया हो। अभी डिफरेंस भी समझते रहो साथ साथ। जैसे मान के चलो, यहाँ क्या बोल रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन है। अच्छा पहले देख लेते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को पूरा, उसके बाद दोनों में डिफरेंस देखते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन है हु फॉर कंसिडरेशन बिकम द पोजेसर ऑफ एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो या चेक हो। उसने क्या किया है, कंसिडरेशन दिया है, कुछ वैल्यू दिया है, और तब वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन में आया है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। अब देखो होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स होने का से क्या फर्क पड़ता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ स्पेशल राइट्स, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दिए गए हैं, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसीलिए हमें होल्डर कौन होता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है ये समझना जरूरी है। बिकॉज होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ स्पेशल राइट्स जो है दिए गए हैं। क्या राइट्स दिए गए हैं वो आगे चल के हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या है कि एक तो उसने जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया है वो बिना कंसिडरेशन का वो हासिल ही नहीं कर सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स वही कहलाएगा जिसने कुछ वैल्यू पे किया है, ठीक है। दूसरा कि बिफोर, holder in due course means any person who for consideration become possessor of a promissory note, bill of exchange or check payable to bearer or payee or endorsee, ठीक है, payable to order before the amount mentioned in it become payable, ये बोल रहा है। देखो ये इससे कनेक्ट करके पढ़ना है कि he became the possessor of negotiable instrument कब, बिफोर द अमाउंट बिकम्स पेएबल। यानी दूसरा एसेंशियल है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स उस डॉक्यूमेंट, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन में आ जाना चाहिए कब, बिफोर इट्स मैच्योरिटी। उस डॉक्यूमेंट, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के मैच्योरिटी से पहले आ जाना चाहिए। तीसरा एसेंशियल क्या होगा, तीसरा एसेंशियल है and without having sufficient cause to believe that any defect existed in the title of person from whom he derived the title। तीसरा एसेंशियल है कि और उसके पास कोई ऐसा सफिशिएंट कॉज नहीं था ये बिलीव करने के लिए कि जिससे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल कर रहा है उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है। तो इररेस्पेक्टिव कि ट्रांसफर के टाइटल में कोई डिफेक्ट है या नहीं है, अगर आप गुड फेथ में कंसिडरेशन पे करके कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके मैच्योरिटी से पहले हासिल कर लेते हैं तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाइएगा, ठीक है। यही मतलब आपको बेसिकली होल्डर इन ड्यू कोर्स का आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसका अब हम लोग एसेंशियल्स देखते हैं और उसके बाद बेसिक डिफरेंसेस दोनों के बीच में समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होल्डर होता है और क्या होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, ठीक है। तो देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स को समझो एकदम आराम से। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। सेक्शन 9 में आपको प्रोवाइड, 9 है या 10 है, 9 है ना, ओके। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या क्या चीजें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। पहला पहला नेसेसिटी है कि जो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना चाह रहा है ही मस्ट acquire the instrument for a consideration, he must acquire the instrument for a consideration। कंसिडरेशन पे करके वो इंस्ट्रूमेंट हासिल किया हो, बिना कंसिडरेशन पे किए हुए नहीं। दूसरा, he must acquire the instrument before its maturity, before its maturity, ठीक है।
उसमें जो अमाउंट मेंशन्ड है उसके मैच्योर होने से पहले उसने एक्वायर किया हो। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, ए ने एक चेक इशू किया, ए ने एक चेक इशू किया बी को, है ना। उसके अंदर डेट ऑफ, उसके अंदर था कि पेएबल, लास्ट डेट कब तक पेएबल था, वो 3 महीने बाद था। ठीक है, ए ने चेक इशू किया बी को अक्टूबर में, है ना, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, और उसमें लास्ट डेट जो पेमेंट का था वो था 31 दिसंबर। ठीक है, अब बी ने वही चेक सी को दिया 5 जनवरी को, और सी ने कंसिडरेशन भी पे किया, गुड फेथ में खरीदा, और उसको कोई नॉलेज नहीं था कि वो चेक के अंदर अमाउंट इन कैश हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसने वो चेक ले लिया। लेकिन क्योंकि बी ने जो सी को चेक दिया है, ठीक है, तो सी इस चेक का पोजेसर कब बनता है, बिफोर इट्स मैच्योरिटी और आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। तो सी इस चेक का पोजेसर बन रहा है आफ्टर इट्स मैच्योरिटी, 31 दिसंबर के बाद। तो ही विल नॉट बी सेड टू बी होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है, इट इज इंपॉर्टेंट कि उसके पास जो पोजीशन में आया है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो उसके मैच्योरिटी से पहले आ गया होना चाहिए। समझे, तभी वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। ठीक है, अब तीसरा, कि होल्डर इन ड्यू कोर्स जो भी बनेगा वो तभी बनेगा व्हेन ही मस्ट नॉट हैव, he must not have any cause to believe that any defect existed in the title of the transferer। मतलब जिसके थ्रू उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिल रहा है, फ्रॉम whom नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही इज रिसीविंग, उसके टाइटल में कोई डिफेक्ट है, उससे रिलेटेड आपको कोई सूचना नहीं होनी चाहिए। और सूचना ही नहीं, यू मस्ट नॉट हैव एनी कॉज टू बिलीव, आपके पास कोई कारण भी नहीं होना चाहिए ऐसा बिलीव करने के लिए कि उसके सामने वाले के टाइटल में डिफेक्ट था। अगर आपके पास कोई कारण है बिलीव करने के लिए कि सामने वाले के टाइटल में कोई डिफेक्ट था, फिर भी आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है, और बाद में अगर वो डिसऑनर हो जाता है, या बाद में उसके अंदर मान लिया कि जो अमाउंट, बाद में आपको पता चलता है कि नहीं सामने वाले का टाइटल डिफेक्ट, आपके पास कॉज था, मतलब कहने का मतलब क्या है, आप जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपको अपने तरफ से केयरफुल भी रहना होगा। अगर आप नेग्लिजेंट हैं, जैसे क्या, इसका एग्जांपल मैं देता हूं, मान लिया कि कोई ए है, ए जो है एक बिजनेसमैन है, और इसका रेपुटेशन रहा है, बैड रेपुटेशन रहा है कि इसके थ्रू इशू किया हुआ 90% ऑफ चेक डिसऑनर हो जाता है। ठीक है, या फिर ए के बारे में पहले से ही मार्केट में इस तरीके का है कि ही इज फ्रॉडुलेंट पर्सन, है ना, क्या बहुत बार इसके अंदर फ्रॉड का चार्ज लगा हुआ है ए के ऊपर, इसने बहुत सारे, हमेशा ये फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में हेर फेर करने के लिए जाना जाता है। अब आपको कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको ए कोई चेक दे रहा है या ए कोई प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, आप सी हैं, पहले से ही ए का रेपुटेशन इतना वाइडली नोन है सब जगह, कितनी बार इसके अगेंस्ट केस पहले हो चुका है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये मतलब ये फ्रॉड करके एक्वायर किया है, या कुछ मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन करके एक्वायर किया है, ही इज रेप्यूटेड, है ना, बैड रेपुटेशन इसका है। बट फिर भी आपने क्या किया, आप जब उससे चेक या प्रॉमिसरी नोट रिसीव कर रहे थे, आपने उसको स्क्रूटिनाइज नहीं किया, तो अब आप होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएंगे अगर बाद में उसके टाइटल में डिफेक्ट निकल गया तो। क्यों? क्योंकि यू हैड द कॉज टू बिलीव, आपके पास कॉज था बिलीव के लिए, बट आप केयरलेसली क्या किए, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक उससे रिसीव कर लिए। तो ये कॉज टू बिलीव वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। बस यहां पे तीसरा एसेंशियल ये नहीं है, ठीक है, कि ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है या नहीं है। अगर मान के चलो गुड फेथ में अगर किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है और ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है या नहीं है,
तो बस इतने से होल्डर इन ड्यू कोर्स आप नहीं हो जाएंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स आप तब होंगे जब एक तो आपने गुड फेथ में वो रिसीव किया है, मैच्योरिटी से पहले आपने रिसीव किया है, और आपके पास कोई कारण नहीं था ऐसा बिलीव करने के लिए कि ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव हो सकता था। अगर आपके पास कोई कारण था ये बिलीव करने के लिए कि ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव हो सकता है, और फिर भी आपने केयरलेसली कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर लिया, यू विल नॉट बी सेड टू बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो ये कॉज टू बिलीव जो वर्ड है यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। ठीक है, तो ये आपका एसेंशियल्स होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। तो अब देखो, अब होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में हम लोग डिफरेंस क्या देख रहे हैं। होल्डर बनने के लिए आपको कंसीडरेशन पे करने की जरूरत नहीं है। देखो, जितने भी होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, एवरी होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ होल्डर, बट एवरी होल्डर इज नॉट अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए पहले तो होल्डर तो बनना होगा ना, होल्डर तो पहला ही वर्ड है, ड्यू कोर्स तो आगे वर्ड आया है। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए होल्डर का एसेंशियल तो पूरा करना ही होगा। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए जो होल्डर वाले दो एसेंशियल्स हैं वो तो पूरा होना ही चाहिए। क्या क्या है होल्डर वाले दो एसेंशियल्स? पहला, Must be entitled in his own name. हाँ, कि वो इंटाइटल होना चाहिए, खुद के नेम में है, इन हिज ओन नेम। और दूसरा, Must have right to receive or recover the amount. यस, मस्ट हैव राइट टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट। तो ये तो होना ही चाहिए, होल्डर का जो रिक्वायरमेंट है वो तो होना ही चाहिए। बट होल्डर को होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बना दिया जाता है? जब उसने कंसिडरेशन से रिसीव किया है। होल्डर हो सकता है कंसिडरेशन पे रिसीव नहीं किया हो, ठीक है, उसने कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन, आप हो सकता है किसी फ्रेंड को गिफ्ट, आप प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो कि खुद उससे उससे खुश होकर आपने बोला कि मैं तुमको 50,000 रुपए दूंगा। आपने किसी को, आपने अपने सन को कोई चेक इशू कर दिया, ठीक है, यहां पे आपने कंसिडरेशन नहीं दिया है, सामने वाले ने कंसिडरेशन नहीं दिया है, राइट। तो कंसिडरेशन नहीं अगर सामने वाला दे रहा है तो भी तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू हो ही सकता है। आपको किसी ने बोला है क्या कि आप उसी को चेक देंगे जो आपको आपके लिए कुछ करे? आप चेक ऐसे भी दे सकते हैं, किसी को हेल्प करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है, किसी को हेल्प करने के लिए, या किसी के काम से आप खुश हैं, किसी ने आपका कहीं मदद किया हो, आप उसके लिए कर सकते हैं किसी को, राइट। या फिर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने सन के को दे सकते हैं अगर वो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। आप अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, आप अपने ब्रदर को दे सकते हैं, ठीक है, आप किसी नीडी पर्सन को दे सकते हैं अगर ये लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन भी होता है। होल्डर होने के लिए कंसिडरेशन अगर नहीं भी है, होल्डर आप वहां कहलाएंगे। तो होल्डर बनने के लिए कंसिडरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो इफ ए गिव्स अ 1 लाख रुपी चेक टू हिज ब्रदर, है ना, टू हेल्प हिम इन व्हेन ही वाज इन अ डिस्ट्रेस सिचुएशन, है ना, पुअर फाइनेंशियल सिचुएशन, तो यहां पे उसका जो ब्रदर है वो क्या बना? वो होल्डर बना। वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बना। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन इज नेसेसरी, ठीक है, ही बिकेम होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाने से होता क्या है, आपको कुछ कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं। जैसे होल्डर जो है वो भी उस अमाउंट के अंदर क्लेम कर सकता है पैसा, होल्डर इन ड्यू कोर्स भी उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो भी अमाउंट है वो क्लेम कर सकता है। लेकिन फर्क कहां आता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ एडिशनल राइट्स, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, जो कि अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो होल्डर होने के लिए कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए नेसेसरी है। दूसरा, होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी से पहले आ जाना चाहिए। लेकिन होल्डर कहलाने के लिए मैच्योरिटी के बाद भी अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है, आप अभी भी होल्डर कहलाएंगे, ठीक है, आप अभी भी होल्डर कहलाएंगे। कोई प्रॉमिसरी नोट था, उसको पे करना था 31 अगस्त तक, और आपके पास वो आया 5 सितंबर को, आप होल्डर तो कहलाएंगे क्योंकि आपका नाम उसमें लिया हुआ है,
प्रॉमिसरी नोट में आपका नाम दिया हुआ है कि आपको पे किया जाएगा, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आपके पास आया तो आप होल्डर तो कहलाएंगे, आप अभी भी क्लेम कर सकते हैं, आप जाके बोलेंगे कि मुझे पैसा नहीं मिला इसमें, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स आप नहीं कहलाएंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स यानी आपको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा, तो वो तभी मिलेगा जब आपने मैच्योरिटी से पहले किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को हासिल किया हो। ठीक है, ये सब डिफरेंस समझो। ठीक है, और तीसरा मेन डिफरेंस होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या हो जाएगा कि होल्डर का टाइटल जो होता है इट इज नो मोर एनी गुड टाइटल देन हिज ट्रांसफरर। अगर ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है तो होल्डर का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या होता है, ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव भी हो तो भी होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल जो होता है वो गुड टाइटल होता है, वैलिड टाइटल होता है। इसका इसको इलस्ट्रेशन से हम लोग समझते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा बेटर तरीके से। जैसे मान लिया एक प्रॉमिसरी नोट है, ए ने बी के फेवर में इशू किया, प्रो नोट। ठीक है, बी ने फिर उसको सी के फेवर में इंडोर्स कर दिया। ओके, सी के फेवर में इंडोर्स कर दिया। उसके बाद वही प्रॉमिसरी नोट डी ने सी के साथ फ्रॉड करके, किसी तरीके का फ्रॉड करके हासिल कर लिया। ये प्रॉमिसरी नोट डी ने सी से फ्रॉड करके अपने नाम पे इंडोर्स करवा लिया, हासिल कर लिया। ठीक है, फ्रॉड करके। ओके, पहले कौन था, ए ने प्रॉमिसरी नोट दिया था बी को, बी ने इंडोर्स कर दिया किसको, सी को, सी से फ्रॉड करके डी ने हासिल कर लिया। ठीक है, डी ने हासिल कर लिया। अब यहां पे डी ने ये प्रॉमिसरी नोट ई को दिया और ई ने वहां पे कंसिडरेशन भी पे किया, मैच्योरिटी से पहले भी लिया, और इसके पास कोई नोटिस नहीं था कि डी का टाइटल डिफेक्टिव है, क्योंकि इसने तो फ्रॉड किया है ना डी ने। नो नोटिस ऑफ डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ बी, जो बी का टाइटल डिफेक्टिव था इसके बारे में कोई नोटिस नहीं। तो ई क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, है ना। ई यहां पे क्या हुआ, होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स को जो टाइटल मिलता है वो गुड टाइटल मिलता है। अब डी का टाइटल डिफेक्टिव है बट फिर भी ई का टाइटल गुड टाइटल है, यानी ई अमाउंट क्लेम ए से कर सकता है। ई कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम ए। अब इसने जो फ्रॉड किया है तो उसके लिए रेमेडी सी के पास है, सी अपना फ्रॉड के लिए इसके अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, बट ई का टाइटल यहां पे अफेक्टेड नहीं होगा। व्हाई, बिकॉज ई इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का एक स्पेशल प्रिविलेज है। इवन इफ द title of the transferor was defective, but if I have received the negotiable instrument in good faith for value and without notice of any defect of title of the transferor, then I can sue for the price to the original debtor। यहाँ पे ओरिजिनल डेटर कौन है, ए ने ही प्रॉमिस किया था ना वो 10,000 रुपए बी को देगा, बी ने बोला तू सी को दे दो, सी से डी ने फ्रॉड करके अपने नाम पे ले लिया और डी ने फिर बोल दिया ई को दे दो। ई जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स है, ई कैन क्लेम। और वही मान के चलो यहीं पर ये जो ई है, ठीक है, ई जो है वो डी का मान लो फ्रेंड है, डी का फ्रेंड है, और इसका जो है डी ने इसको गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट कर दिया जो प्रॉमिसरी नोटिस ने फ्रॉड से लिया था, गिफ्ट कर दिया, राइट, दान में चैरिटी में दे दिया, इससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, ई ने कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया। बिना कंसिडरेशन का डी ने ई को बोल दिया, या ई जो है डी का सन है, उसने बोल दिया कि नो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तुम रख लो, इसके अंदर जो अमाउंट है तुम क्लेम कर लेना। कैन ई क्लेम फ्रॉम ए, नो, ही कैन नॉट क्लेम। व्हाई, बिकॉज डी का टाइटल जब डिफेक्टिव था तो ई का टाइटल भी डिफेक्टिव होगा। डी का टाइटल डिफेक्टिव था तो ई का भी टाइटल डिफेक्टिव होगा, यानी होल्डर के केसेस में
आपके पास वही टाइटल आता है जो आपके ट्रांसफरर के पास होता है। ठीक है, आपके ट्रांसफरर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो आपका भी टाइटल डिफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो ट्रांसफर का टाइटल डिफेक्टिव भी है, फिर भी आपका टाइटल जो है गुड टाइटल होगा, आपका टाइटल डिफेक्टिव नहीं होगा। राइट? तो ये समझ में आया सभी को? तो ये बेसिक डिफरेंस है होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के बीच में। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग कंपैरिजन करके एक डिफरेंस फॉर्मली देख लेते हैं। होल्डर का एसेंशियल आप लोग लिख चुके थे, दो एसेंशियल होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स में होल्डर वाले दोनों एसेंशियल तो आएंगे ही। पहला तो वो होल्डर होना चाहिए, और उसके अलावा तीन रिक्वायरमेंट है ना। तीन रिक्वायरमेंट, एक कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, सॉरी कंसिडरेशन होना चाहिए। दूसरा मैच्योरिटी से पहले पा लेना चाहिए, हासिल हो जाना चाहिए। और तीसरा उसके पास कोई भी नोटिस नहीं होना चाहिए ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ ट्रांसफर। ये होल्डर इन ड्यू कोर्स का होता है। इसका जो डिफरेंस है मैंने आपको लगभग कंसेप्चुअली समझा दिया है। अब इसको थोड़ा एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको लिखने को आ जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे। पहला हुआ होल्डर, दूसरा हुआ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग के बेसिस पे आप डिफरेंस कर देंगे। दोनों का जो मीनिंग है वो आप बता देंगे अलग अलग, है ना। दूसरा दूसरा डिफरेंस जो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन किस में नेसेसरी है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। कंसिडरेशन इधर नेसेसरी है, इधर नेसेसरी आपको, इधर नेसेसरी नहीं। ठीक है, बिना कंसिडरेशन का भी पर्सन होल्डर कहला सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद होल्डर जो होता है, ठीक है, होल्डर के पास एक और चीज अभी जान लो, राइट टू सीयू जो होता है, होल्डर के पास राइट टू सीयू होता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास भी राइट टू सीयू होता है। लेकिन अब जैसे मान के चलो कोई होल्डर है, वही वाला एग्जांपल, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी से डी ने फ्रॉड करके लिया, और डी ने ई को दिया। ई अगर होल्डर है तो इसके पास राइट टू स्यू जो है केवल और केवल किसके अगेंस्ट अवेलेबल है? राइट टू स्यू अवेलेबल है ओनली अगेंस्ट द पार्टी ट्रांसफरर, केवल ट्रांसफर के अगेंस्ट अवेलेबल है, सभी प्रायर पार्टीज के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन वही ई अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाता है, मतलब सेक्शन 9 वाले रिक्वायरमेंट पूरा हो जाते हैं, तो उसके पास राइट टू स्यू सभी के अगेंस्ट है, सी के अगेंस्ट भी, बी के अगेंस्ट भी, ए के अगेंस्ट भी, सभी को वो स्यू कर सकता है, सभी को वो पार्टी बना सकता है। और ये राइट होल्डर इन ड्यू कोर्स को सेक्शन 36 के अंदर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 36 के अंदर ये राइट आपको दिया गया है। एक बार सेक्शन 36 भी देख लो। बेयर एक्ट साथ साथ में देखते रहिए, जो जो सेक्शंस मैं बता रहा हूं उसको आप लोग टिक करते रहिए, क्योंकि यही सबसे आपका मेनली क्वेश्चन बनेगा। राइट? यस, 36 देखो, एवरी प्रायर पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल देयर ऑन टू अ होल्डर ड्यू इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। हर प्रायर पार्टी, अब मान लो एक ही प्रायर पार्टी है तो वो लाइबल होगा। अगर दो प्रायर पार्टी है, एक इंडोर्सर है बीच में और एक ओरिजिनल मेकर, तो वो होगा। बीच में चार पांच इंडोर्सर है, एक ओरिजिनल मेकर, तो सारे प्रायर पार्टीज आपके लाइबल होते हैं टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। और ये यही सब इसका स्पेशल प्रिविलेजेस भी है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। समझ रहे हैं? फिर वापस आते हैं हम लोग, ये एक डिफरेंस समझ गए आप लोग। तीसरा, राइट टू सीयू समझ गए कि राइट टू सीयू होल्डर के पास केवल किसको होता है? टू प्रायर पार्टी, ओनली टू प्रायर पार्टी, ओनली टू प्रायर पार्टी, मतलब उस जिससे उसको मिला है। और इसमें है टू ऑल प्रायर पार्टीज। इसमें आप बोल सकते हो ओनली टू ट्रांसफर, आप बोल सकते ओनली अगेंस्ट ट्रांसफर। यहाँ पे ऑल प्रायर पार्टीज, सभी के अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स को राइट मिला हुआ है। ठीक है, गुड फेथ किसमें नेसेसरी है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, गुड फेथ में रिसीव होना चाहिए।
गुड फेथ में रिसीव होना चाहिए, इधर नेसेसरी नहीं। ठीक है, किसमें मैच्योरिटी से पहले हासिल कर लेना है तब वो होल्डर कहलाएगा या होल्डर इन ड्यू कोर्स। मैच्योरिटी से पहले अगर मिल गया और आपने गुड फेथ में एक्ट किया है तो आप क्या कहलाएंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा बिफोर मैच्योरिटी पोजीशन में आ जाना है, बिफोर मैच्योरिटी। ठीक है, और इधर जो है बिफोर और आफ्टर कैसे भी आप आ जाए, आप होल्डर कहला जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर 5 मेजर डिफरेंसेस। और आप लिख सकते हैं, है ना, कि इसको जो है कंपैरेटिवली लेस प्रिविलेजेस मिले हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, इसको जो है कंपैरेटिवली मोर प्रिविलेजेस मिले हुए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। अभी क्या क्या प्रिविलेजेस मिले हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो यहां तक आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल गया होगा कि होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स आखिर होते क्या है। ठीक है, इज दिस क्लियर? होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, क्लियर है सभी को? अब आओ लास्ट पार्ट जो इस टॉपिक के अंदर देखना है, दैट इज व्हाट आर द प्रिविलेजेस विच आर ग्रांटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या क्या स्पेशल प्रिविलेजेस मिला हुआ है, व्हाट आर दोज स्पेशल प्रिविलेजेस? प्रिविलेजेस ग्रांटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स को एचडीसी यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर द स्पेशल प्रिविलेजेस। ठीक है, तो पहला तो स्पेशल प्रिविलेजेस जो प्रिविलेज जो है वो आपके तो सेक्शन 9 में ही आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 9 में ही पहला प्रिविलेज है कि ही गेट्स अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ द ट्रांसफरर। ही गेट्स अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ ट्रांसफरर। जो आपका ट्रांसफरर है उससे बेटर टाइटल उसको मिलता है। ठीक है, तो पर्सन विद ट्रांसफरर, उस मान लो कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने ड्रॉ किया किसी के फेवर में, कोई चेक मैंने इशू किया या कोई प्रॉमिसरी नोट इशू किया, अब वो किसी थीफ को मिल गया। ठीक है, ए मेड अ प्रॉमिसरी नोट टू बी, बी लॉस्ट इट। ए ने प्रॉमिसरी नोट बी को बनाया, बी लॉस्ट इट। अब जो है वो किसको किसके पास चला गया वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो चला गया सी, सी हु वाज अ थीफ। और सी ने फिर वही प्रॉमिसरी नोट किसी शॉपकीपर को दिया और वहां से बहुत सारे सामान उसने खरीद लिए। किसी शॉपकीपर को दिया उसने कोई वो प्रॉमिसरी नोट। ठीक है, और उससे उसने क्या किया, बहुत सारे सामान उसने खरीद लिए। शॉपकीपर गुड फेथ में लिया, मैच्योरिटी जो डेट था प्रॉमिसरी नोट का उससे पहले लिया। ठीक है, इसने कंसिडरेशन भी पे किया, कंसिडरेशन क्या, सामान दिया। तो शॉपकीपर क्या हो गया, एचडीसी, होल्डर इन ड्यू कोर्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब वो अमाउंट क्लेम करने के लिए प्रॉमिसरी नोट के अंदर पे किसको करना था, किसका प्रॉमिस था, ए को, क्या वो शॉपकीपर ए से वो अमाउंट रिकवर कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक, कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है सर। ही कैन। ठीक है, वाई, बिकॉज ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अब ये थीफ के अगेंस्ट ए जो है डैमेजेस का अपना अलग से सूट लेके आ सकता है, या इसके चोरी का केस कर सकता है, वो अलग रेमेडी इसको मिला हुआ है। बट जो होल्डर इन ड्यू कोर्स का जो राइट है वो इन जो ट्रांसफरर है उसके डिफेक्टिव टाइटल से अफेक्टेड नहीं होगा। बिकॉज ही भले ये नहीं कर सकता था, ये थीफ ए से जाके पैसा रिकवर नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास कोई गुड टाइटल था ही नहीं। बट होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑलवेज गेट अ बेटर टाइटल देन दैट ऑफ अ ट्रांसफर। समझे? ये आपका पहला प्रिविलेज है। ठीक है, जो होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड। सेकंड राइट जो है आपका, एक सेकंड,
इसके लिए आप लोग एक सेक्शन भी देख लीजिए, सेक्शन 58। जैसे ये जो ही गेट्स अ बेटर टाइटल जो है, इसके लिए आप लोग सेक्शन 58 भी देख सकते हैं। 58 में भी कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाई, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन्ड बाई unlawful means or for unlawful consideration, कि when a negotiable instrument has been lost or has been obtained from any maker, acceptor or holder by means of an offense or fraud or for unlawful consideration, तो कोई भी no possessor or endorsee who claims through person who found so or so obtained the instrument is entitled to receive the amount there ऑन, उसके अंदर कोई भी अमाउंट कोई रिसीव करने के लिए इंटाइटल नहीं होगा फ्रॉम सच मेकर, एक्सेप्टर और होल्डर और एनी प्रायर पार्टी टू सच होल्डर अनलेस, अनलेस, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, अनलेस सच पोजेसर और इंडोर्सी और सम पर्सन थ्रू हुम ही क्लेम वाज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो नॉर्मली कोई भी अनलॉफुल तरीके से अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हासिल किया है, ठीक है, तो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई क्लेम कर रहा है पर्सन, तो उसका क्लेम सक्सेसफुल नहीं होगा अनलेस ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो सेक्शन 58 भी आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, राइट। उसके बाद आइए नेक्स्ट प्रिविलेज पे। नेक्स्ट प्रिविलेज इज कंटेन्ड इन सेक्शन 53। 53 देखो, नेक्स्ट प्रिविलेज आपके लिए आप सेक्शन 53 रिफर कर सकते हैं। A holder of a negotiable instrument who derives title from a holder in due course has the right thereon of that holder in due course। अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स से रिसीव करते हैं कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आप भी होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाते हैं। A holder of a negotiable instrument who derives title from a holder in due course has the right therein of that holder in due course। अगर कोई पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स से कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता है, तो उसके पास भी होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट्स आ जाते हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अब इससे क्या प्रिविलेज मिल रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स को? इससे ये प्रिविलेज मिल रहा है, ठीक है, कि इफ एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे इसको यहां पे लिख के मैं बताता हूं। दूसरा है, कैन इंस्ट्रूमेंट which passes through holder in due course HDC is purged, purged PURGED, purged of all defects, मतलब उसका शुद्धिकरण हो जाता है। आप ये कह सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट्स था वो शुद्ध हो गया। जैसे मान के चलो, ए ने बी को दिया, बी ने सी को प्रॉमिसरी नोट दिया, सी से डी ने फ्रॉड करके ऑब्टेन किया, डी से ई को रिसीव हुआ, ई क्या है? HDC, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब ई ने एफ को अगर दिया, अब वो कंसिडरेशन के दिया या बिना कंसिडरेशन का, इट डजेंट मैटर, एफ ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था, ठीक है, एफ ने फिर जी को दे दिया। अब क्या हुआ, यहां पे होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू इन लोगों को टाइटल पास हो रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पास हो रहा है, तो नाउ दे आर पर्ज्ड ऑफ ऑल डिफेक्ट्स, नाउ दे कैन क्लेम इन द सेम वे एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब अब ई और एफ, हो सकता है इन्होंने कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया है, अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई डी को फ्रॉड से मिला था और प्रोटेक्शन केवल ई को मिलेगा, क्योंकि ई ही केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू अगर किसी पर्सन को जा रहा है, तो नाउ दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पर्ज्ड फ्रॉम ऑल इट्स डिफेक्ट, उसका शुद्धिकरण हो चुका है। ठीक है, मतलब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब डिफेक्टिव नहीं है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू वो जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन 53। कैन इंस्ट्रूमेंट विच पासेस थ्रू द हैंड ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स इट इज फ्रीड फ्रॉम ऑल इट्स डिफेक्ट, उसके अंदर जो भी डिफेक्ट है उससे वो कंप्लीटली फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका
दूसरा प्रिविलेज आप कह सकते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिला हुआ है, ठीक है। एनीबडी हु रिसीव्स अ negotiable instrument from a holder in due course, and even if he has not paid the consideration, still now he can claim the amount from the original debtor, है ना। he will get all the rights of that holder in due course in order to claim that amount. मीन्स अब वो डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा, क्यों? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू वो पास हुआ है, ठीक है। कि भले तो कितना भी फ्रॉड किया हुआ डॉक्यूमेंट हो, अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू पास हो रहा है तो इट इज पर्ज्ड फ्रॉम ऑल इट्स डिफेक्ट फॉर द सब्सीक्वेंट होल्डर्स, है ना, जो आगे के होल्डर्स हैं उनके लिए। उसके बाद प्रिविलेज, कुछ प्रिविलेज मिला हुआ है होल्डर इन ड्यू कोर्स को इन केस ऑफ इनकोहेट, इन केस ऑफ इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, in case of incoherent stamped instrument। अब इसके लिए क्या सेक्शन 20 पे आइए, तब आपको समझ में आएगा। सेक्शन 20 देखिए सभी लोग। इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट मतलब इनकम्प्लीट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। एक दिन बेयर एक्ट बेस्ड हम लोग कुछ कुछ सेक्शंस देख रहे थे, तो मैंने 20 आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया भी था। इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो है ब्लैंक छोड़ दिया गया, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे आपने बोल दिया आई प्रॉमिस टू पे दिस मच, ठीक है। प्रॉमिस टू पे आपने इतना करके आपने किसी को ब्लैंक चेक दे दिया, प्रॉमिसरी नोट दे दिया, या आपने आपने कोई चेक दे दिया कि पे ब्लैंक करके टू जिसका भी नाम है वो दे दिया, मतलब ब्लैंक छोड़ दिया। और साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्या? इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट, कि अगर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है और वो स्टैंप लगा हुआ है तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड होगा। तो अब सवाल उठता है कि जब वो वैलिड होगा तो यहाँ पे जो भी पर्सन होल्डर है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, वो यहाँ पे कोई भी अमाउंट डाल सकता है। तो वो कोई भी अमाउंट डाल सकता है, बट स्टैंप हो जाने से क्या होता है, स्टैंप हो गया यानी हर स्टैंप पर कुछ ही अमाउंट आप मैक्सिमम डाल सकते हैं। कुछ स्टैंप होता है जिसमें 3,000 से 5,000 तक का आप अमाउंट उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ स्टैंप ड्यूटी होता है जिसपे आप 10,000 से 20,000 तक का कर सकते हैं। तो स्टैंप ड्यूटी अलग अलग होता है। तो आप स्टैंप ड्यूटी लगा के क्या करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट आपको पता है कि इतना रिकवर हो सकता है इससे, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि वो आपका बैंक अकाउंट ही खाली कर दे। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप ब्लैंक चेक जब भी इशू करते हैं या ब्लैंक प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी इशू करते हैं आप वहां पे क्या करते हैं, स्टैंप लगा लेते हैं। स्टैंप लगाएंगे तभी वो वैलिड रहेगा, ठीक है। स्टैंप लगाने से क्या होता है कि एटलीस्ट मैक्सिमम अमाउंट कितना उससे रिकवर किया जा सकता है उसको लिमिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें होता क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर बेयर एक्सेस को एक बार पढ़ लेंगे। इसमें होता क्या है कि अगर मान लिया ए ने कोई इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट बनाया बी के फेवर में, बी के फेवर में इसने बनाया कि पे ब्लैंक में छोड़ दिया टू बी और अपना यहाँ पे साइन, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक में छोड़ दिया। अब इसने स्टैंप जो लगाया उसके अकॉर्डिंग उस स्टैंप पर जो अमाउंट पेबल है वो है 7,000 से लेके 12,000, मान के चलो 7,000 से 12,000 तक का अमाउंट पेबल है इस स्टैंप के अंदर। अब इसने ब्लैंक चेक इसलिए दिया बी को क्योंकि बी ने जो काम किया था उसका वैल्यूएशन प्रॉपरली दोनों पार्टी अभी नहीं कर पाए थे। तो ए ने कहा कि ठीक है, मेरे हिसाब से ज्यादा आपका 10,000 रुपए तक का हमको लग रहा है कि आपने काम किया है, कि आपने जो मेरे घर पे जो भी रिपेयरिंग वर्क किया है उसका 10,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट मुझे लगता है लगेगा, बट अभी हम श्योर नहीं है। तो बी बोलता है हाँ 10,000 हमको भी लग रहा है, लेकिन मिनिमम
8500 तो लगेगा ही लगेगा, अब उसके आगे नहीं पता है। तो ए बोलता है कि 10,000 हमको लग रहा है मैक्सिमम जाएगा, बी बोलता है मिनिमम 85 हो जाएगा। ए बोलता है ठीक है, हम स्टैंप लगा के आपको एक ब्लैंक चेक दे देते हैं, आप कैलकुलेट करके इसमें अमाउंट उसमें भर दीजिएगा। स्टैंप लगाया, स्टैंप 7,000 से 12,000 वाला आता है, उसको लगा दिया इसने, ठीक है। 7,000 से 12,000 तक का अमाउंट उसमें फिल करने के लिए उतना स्टैंप इसने इंक्लूड कर दिया। अब ये सेक्शन 20 क्या प्रिविलेज देता है होल्डर इन ड्यू कोर्स को, ये बोलता है कि अब इस चेक के अंदर ब्लैंक चेक है, इसके अंदर अमाउंट आप कितना डाल सकते हैं, जितना भी मैक्सिमम स्टैंप से रिकवरेबल हो। लेकिन इसमें एक बात बोला गया है कि जो होल्डर है वो कितना अमाउंट डाल सकता है और होल्डर इन ड्यू कोर्स कितना अमाउंट डाल सकता है, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? अब जैसे यहां पे ए का इंटेंशन मैक्सिमम कितना पे करने का था, बताओ। ए का इंटेंशन कितना मैक्सिमम पे करने का था? 12,000. 10,000। 10,000 इंटेंशन था ए का पे करने का। तो जो भी वहां पे मेकर का इंटेंशन है उससे ज्यादा अमाउंट होल्डर इसमें नहीं इंक्लूड कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20। मतलब भले वो 7,000 से 12,000 तक का अमाउंट पे कर पेबल हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि स्टैंप जो है 7,000 से 12,000 तक के अमाउंट को अलाउ करता है, बट फिर भी होल्डर जितना मेकर ने इंटेंड किया था उससे ज्यादा अमाउंट उसमें नहीं इंक्लूड कर सकता है। यानी मेकर 7,000 से लेके 10,000 तक कोई भी अमाउंट इंक्लूड कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता है। लेकिन वही अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर कोई रहे तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट उस स्टैंप के अंदर रिकवरेबल है वो भी वो वहां पे 12,000 भी इंक्लूड करके वो रिकवर कर सकता है, चाहे ए का इंटेंशन उतना पे करने का था या नहीं था। ठीक है, तो ये देखो, अब इसको पढ़ते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि वेयर वन पर्सन साइंस एंड डिलीवर्स टू अनदर अ पेपर स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देन इन फोर्स इन इंडिया एंड ईदर होली ब्लैंक और हैविंग रिटन इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्लैंक में दे दिया, इनकम्प्लीट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया, तो ही देयर बाय गिव्स प्राइमा फेसाई अथॉरिटी। अब वो वहां पे अथॉरिटी दे देता है होल्डर को टू कंप्लीट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड देयर इन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। जो स्टैम्प से जितना अमाउंट कवर्ड है उससे ज्यादा नहीं, उतना तक कोई भी अमाउंट रिकवर करने का आप एक अथॉरिटी दे देते हैं। लेकिन आगे क्या बोलता है? द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लाइबल अपॉन सच इंस्ट्रूमेंट, जो भी मेकर है, कि the person so signing shall be liable upon such instrument in the capacity in which he signed the same to any holder in due course for such amount। ठीक है, होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट। और इसके बाद जो प्रोवाइजो बता रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, कि प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, कोई भी पर्सन होल्डर एंड ड्यू कोर्स के अलावा, होल्डर एंड ड्यू कोर्स के अलावा कौन हुआ? होल्डर हुआ। तो कोई भी पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा no person other than a holder in due course shall recover from the person delivering the instrument anything in excess of amount intended by him। मीन्स होल्डर इन ड्यू कोर्स के अलावा कोई और जितना की मेकर ने इंटेंड किया था उससे ज्यादा नहीं ले सकता है, उससे एक्सीड केवल होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है, होल्डर उससे ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकता है। तो दिस इज द प्रिविलेज विच हैज बीन ग्रांटेड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स, की होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई भी इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट है, ब्लैंक चेक है, तो उस पर जितना आपका इंटेंशन था उससे ज्यादा अमाउंट भी होल्डर इन ड्यू कोर्स रिकवर कर सकता है। दिस इज द प्रिविलेज ग्रांटेड टू होल्डर इन ड्यू कोर्स ओनली इन केस ऑफ इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये तीसरा प्रिविलेज है। चौथे प्रिविलेज पे आते हैं। चौथा प्रिविलेज ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, चौथा प्रिविलेज आपका जो सेक्शन 36 में है, 36 में क्या देखे, कौन कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कौन कौन से पार्टीज लाइबल होते हैं? Every जब prior तक ऑल प्रायर पार्टीज, तो इन देयर इज लाइबिलिटी ऑफ ऑल प्रायर पार्टीज, there is liability of all prior parties। okay, section 36 ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, प्रोविजन एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है। उसके बाद आपका स्टॉपेल कुछ कुछ तरीके का लगता है, और एक और है 42 में, privileges in case of fictitious bills of exchange. Privileges in case of fictitious bills of exchange. अभी आप लोग का एग्जाम नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर होगा, वैकेंसी भी मुझे नहीं लगता है कि इस साल दिसंबर से पहले आएगी, है ना। हो सकता है जनवरी फरवरी भी जा सकता है वैकेंसी का नोटिफिकेशन। बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी। ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टीपी, ये सब लास्ट में कोई पढ़ नहीं पाता है। लास्ट में क्या होता है ना, सब थोड़ा बहुत ऊपर से देख के चले जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन तो करना है, फिर वहां जाके मेसअप हो जाता है। अभी टाइम है ये सब सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेने का, नोट्स बना लेने का, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट बाद में डिफिकल्टी होती है पढ़ने में, समझ में जल्दी आता नहीं है। अभी टाइम आपके पास काफी है, आप आराम से इसको डिवोट कर सकते हैं टाइम। ठीक है, उसका ज्यादा मुश्किल है नहीं, आपको बस कॉन्सेप्ट अगर पता रहेगा तो अंदर का कंटेंट याद हो जाएगा। अगर किसी को, मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को होल्डर एंड ड्यू कोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, होल्डर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। आई हैव सीन लाइक, मैंने देखा है कि कैसे लोग कंपटीशन में रहते हैं, उन वो होल्डर एंड ड्यू कोर्स का मीनिंग नहीं पता होता है, बट होल्डर एंड ड्यू कोर्स का राइट वाइट सब वो याद करके जाते हैं, बट एग्जाम में वो सही से नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उनको होल्डर एंड ड्यू कोर्स का मतलब ही नहीं पता था, वो रट के आए थे। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा ना, तभी आगे का कंटेंट आप आराम से लिख पाइएगा। नहीं तो आप कितना भी याद कर लीजिएगा, होल्डर समझ में नहीं आ रहा है, होल्डर इन ड्यू कोर्स समझ में नहीं आ रहा है, जबरदस्ती हम 5-6 पॉइंट याद करके चले जा रहे हैं, वहां पे नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स पे आप ध्यान दीजिए। और अभी जो है आपके पास अप्रोप्रिएट टाइम है, काफी टाइम है अभी केवल आगे नेक्स्ट वाले बिहार जुडिशरी पे ही फोकस कीजिए, बिकॉज इट इज फॉर श्योर कि वैकेंसी आएगी। इस बार जितनी थी उससे ज्यादा ही वैकेंसी इस बार है जो आएगी। अब लेट हो सकता है, बिकॉज बीपीएससी का कुछ कुछ नहीं कह सकता, बट लाइक वैकेंसी अभी आ रही है, तो एक ही उसी वैकेंसी को एकदम अच्छे से आप टारगेट कीजिए, जितने भी लोग पर्टिकुलरली बिहार से हैं, है ना। मैक्सिमम लोग तो 90% लोग तो बिहारी से हैं। ठीक है, तो उसको फोकस कीजिए। ठीक है। ओके, प्रिविलेज इन केस ऑफ फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज। और जीके जीएस भी इक्वली, जीके जीएस भी अभी करने का टाइम है, लास्ट में नहीं। सेक्शन 42 देखते हैं क्या प्रिविलेज मिला है होल्डर इन ड्यू कोर्स को फिक्टिशियस बिल्स के केस में। बिल जहां पे भी वर्ड है, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना। इसको देखते हैं, acceptance of drawn bill in a fictitious name. An acceptor of a bill of exchange drawn in a fictitious name and payable to drawer's order is not, by reason that such name is fictitious, relieved from liability to any holder in due course claiming under an endorsement by the same hands as the drawer's signature and purporting to be made by the drawer। अब ये समझो, ऐसे एक पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही आसान बात यहाँ बता रहा है। ये क्या बता रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस का जरूरत नेसेसरी होता है, आपको पता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टी होते हैं, 3 पार्टी होती है। एक ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर जो है ड्रॉई को डायरेक्ट करता है ना। ड्रॉवर ड्रॉई को डायरेक्ट करता है कि तुम पेई को पे करो, ये इसको बोलेगा कि तुम 10,000 रुपए इसको पे करो। यही होता है ना, एक ड्रॉवर होता है, एक ड्रॉई होता है, एक पेई होता है। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज तभी वैलिड होता है जब वहां पे ड्रॉवर ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उसको ड्रॉई जब एक्सेप्ट कर ले। जो भी पर्सन को पे करना है वो जब तक एक्सेप्ट कर ले तब तक बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होता। एक्सेप्ट कर लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड होगा। अब क्या हुआ, अब किसी पर्सन ने किसी फिक्टिशियस नेम में जो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, कोई फिक्टिशियस नेम के अंदर मान के चलो ड्रॉवर ने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया।
ठीक है, ड्रॉअर ने बोला कि माई सन्स, ड्रॉअर ने बोला कि माई सन्स फ्रेंड रवि, माई सन्स फ्रेंड रवि विल पे 10,000 टू पे, मतलब रवि, यहां पे नाम दिया कि सन्स फ्रेंड रवि, यानी ड्रॉई कौन हुआ, सन्स फ्रेंड रवि, जबकि रवि नाम का उसके सन का कोई फ्रेंड ही नहीं है। तो यानी रवि क्या है, ये फिक्टिशियस पर्सन है, ही डज नॉट एग्जिस्ट, यानी फिक्टिशियस नेम पे ये बिल बना है। अब मान लो बिल बन गया, बिल का मैच्योरिटी मान लो 6 महीने 1 साल है, उसी बीच में कोई रवि नाम के लड़के से सही में इसकी दोस्ती हो गई, इसके सन की दोस्ती हो गई, और उसको जब ये बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पता चला तो इसने भी मजाक मजाक में अपना मजाक में या सीरियसली उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, तो अब उसको पे करना पड़ जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स को। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर उसे क्लेम करने जाएगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि जब बिल बना था तो वो फिक्टिशियस नेम में बना था, ठीक है, व्हाई, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड दैट बिल ड्रॉन इन अ फिक्टिशियस नेम, तो वो आपकी गलती है, आपने क्यों एक्सेप्ट किया, आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था, राइट। तो अगर कोई फिक्टिशियस नेम में अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज बना है और वहां पे कोई पर्टिकुलर पर्सन उस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक्सेप्ट करके वो ड्रॉई बन गया, तो अब होल्डर इन ड्यू कोर्स को पे करने का आपका लाइबिलिटी है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन क्लेम फ्रॉम यू, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन, ये प्रिविलेज होल्डर्स को नहीं मिला है, ये ध्यान में रखना है, दीज प्रिविलेज आर नॉट अवेलेबल विथ होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स को ये प्रिविलेज मिला हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका एक प्रिविलेज हुआ जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास है। और एक दो है, एक आपका आई थिंक सेक्शन 56 में है या 47 में है, आई थिंक 46 और 47 में, एक मिनट में बता रहा हूं। अभी तक कितने प्रिविलेज हुए टोटल, 5. 5। आई थिंक ये 56 में दिया हुआ है, जस्ट लेट मी सी। कंडीशनल इंडोर्समेंट हम लोग देखे थे ना कहीं पे, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, कंडीशनल इंडोर्समेंट हम लोग किस सेक्शन में पढ़े थे, लास्ट क्लास में पढ़े हैं हम लोग, सेक्शन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। 52. 52, ओके ओके ओके। बट 52 में एग्जैक्टली ये नहीं है, ओके 47 में है ये, 47 में, ठीक है 47 देखो, 47 का जो एक्सेप्शन पार्ट है, ठीक है, पहले समझो ये बताता क्या है। ये प्रिविलेज है इन केस व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड कंडीशनली, है ना, जैसे जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अगर इंडोर्स किया गया है कंडीशनली, है ना, कंडीशनल इंडोर्समेंट, तो वो कंडीशन अगर पूरा नहीं हो तो उसका फर्दर इंडोर्समेंट इनवैलिड हो जाता है, अगर कंडीशन पूरा किए बिना हुआ हो तो। कंडीशनल इंडोर्समेंट भी तो हो सकता है, लास्ट क्लास में देखे थे ना, मान लो कि ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया है बी के फेवर में, ठीक है, ए ने कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया है बी के फेवर में, बी ने क्या किया, उसने सी को इंडोर्स किया बट विथ कंडीशन, ठीक है, कंडीशन
कंडीशन के साथ उसने इंडोर्स किया, है ना, कि मैं ये बी को इंडोर्स कर रहा हूं बट विथ अ कंडीशन दैट सी हैज टू डू सर्टेन फेवर टू बी, है ना, कि सी को डी को कोई फेवर करना है, या फिर सी हैज टू सप्लाई गुड्स वर्थ रुपीज, जो भी है कुछ गुड सप्लाई करने का ड्यूटी जो है बी को दे दिया गया, तभी ये प्रॉमिसरी नोट इसको इशू किया गया, यानी ये कंडीशनल एंडोर्समेंट है। सी को कुछ कंडीशन पूरा करना है, लेकिन सी ने कोई कंडीशन पूरा नहीं किया, और सी ने फिर आगे उसको डी को दे दिया, सी ने फिर आगे उसको डी को दे दिया। तो अब ये इंडोर्समेंट जब पूरा हुआ ही नहीं तो इसको टाइटल वैलिड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। बट वही अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो कंडीशनल इंडोर्समेंट में कंडीशन पूरा नहीं भी हुआ है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के टाइटल को अफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिविलेज ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। जैसे यहाँ देखिए, a promissory note, bill of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in a certain event is not negotiable unless such event happens। यानी अब उसको आगे आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो इवेंट हो ना जाए, जब तक कि वो कंडीशन पूरा ना हो जाए। लेकिन यहीं पे ब्रैकेट में दिया है एक्सेप्ट, यहां दिया ना ब्रैकेट में, एक्सेप्ट इन द हैंड ऑफ अ होल्डर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ द कंडीशन, मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसका राइट आपका वहां पे प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट प्रिविलेज है जो आपको मिला हुआ है, सिर्फ छठा प्रिविलेज। दिस इज द सिक्स्थ काइंड ऑफ प्रिविलेज, है ना, प्रिविलेज व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट delivered conditionally is negotiated। जब वो नेगोशिएट हो रहा है तो वहां पे कंडीशन अगर पूरा नहीं हुआ तो जनरली वो नेगोशिएशन वैलिड नहीं होता है। लेकिन अगर वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिल रहा है तो कंडीशन पूरा भी नहीं है तो भी वो नेगोशिएशन वैलिड होता है, एक्सेप्शन टू सेक्शन 47 अभी हम लोगों ने देखा, है ना। ये आपको छठा प्रिविलेज। और सातवां और आठवां प्रिविलेज जो है ये आपको बहुत इजी है, ये आपको एक सेक्शन 121 में दिया है और एक 120 में दिया है। ठीक है, सातवां और आठवां प्रिविलेज दोनों हम लोग देख लेते हैं। 120 में है और 121 में स्टॉपेल है, बहुत इजी है। देखिए 120, no maker of a promissory note, no drawer of a bill of exchange or a check, and no acceptor of a bill of exchange for the honor of drawer shall in a suit thereon by a holder in due course। कि जब भी होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर सूट फाइल करेगा प्रॉमिसरी नोट का जो मेकर है उसके अगेंस्ट, पैसा मांगने के लिए उसी के पास जाएगा ना कि आपने प्रॉमिस किया था इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी भी अगर प्रॉमिसरी नोट का जो मेकर है या ड्रॉर या फिर एक्सेप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज या ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है या ड्रॉई बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है उससे उसके अगेंस्ट जब भी सूट फाइल करेगा वो पैसे के लिए, तो नो मेकर ड्रॉअर और एक्सेप्टर बी परमिटेड टू डिनाई द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब वो नहीं बोल सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट हमने वैलिडली नहीं बनाया था। ठीक है, आपने नहीं बनाया था तो आप उसी वक्त तुरंत बता दिए होते जैसे ही उसका नेगोशिएशन हुआ होगा। अब आप नहीं बोल सकते कि ये वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मीन्स आपके ऊपर स्टॉपेल लग जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ प्रिविलेज क्या है कि स्टॉपेल अगेंस्ट मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, ड्रॉवर और ड्रॉई को ही एक्सेप्टर बोलते हैं, है ना, ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टॉपेल अगेंस्ट देम रिगार्डिंग व्हाट, एज टू डिनाइंग आपका डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इससे रिलेटेड इनके ऊपर स्टॉपेल लग जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पेई टू इंडोर्स, कि नो मेकर एंड नो एक्सेप्टर, ठीक है, बी परमिटेड टू डिनाई द पेईज कैपेसिटी
एंड द डेट ऑफ द नोट टू इंडोर्स द सेम। और वहां पे मान लो कोई इंडोर्स हुआ है तो वो भी ये नहीं डिनाई कर सकते कि ये इंडोर्समेंट जो है वैलिड नहीं था। क्यों? क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए अगर वो गुड फेथ में रिसीव कर रहा है, कंसिडरेशन आपको पे कर रहा है, तो फिर आपको उसके सूट पे आपके ऊपर स्टॉपेल लग जाएगा। आप टाइटल भी आप डिनाई नहीं कर सकते उसका, ना ही आप ये बोल सकते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सही से ड्रॉ नहीं हुआ था। तो दीज आर द काइंड ऑफ स्टॉपेल विच कैन बी इम्पोज्ड अपॉन हिम। तो आपका दो और तरीके का प्रिविलेज इसमें आप लोग ऐड कर लेंगे, सेवेंथ और एट्थ। ठीक है, सातवां हो गया आपका स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी 120 में, स्टॉपेल अगेंस्ट denying original validity of the instrument, ये आपको 120 में है। और 8th है स्टॉपेल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पे टू इंडोर्स, स्टॉपेल अगेंस्ट कैपेसिटी ऑफ पे टू इंडोर्स, ये 121 में। तो ये 8 तरीके का आपको टोटल, देयर आर टोटल 8 काइंड ऑफ, ठीक है, पूरे मिला के आपको 8 तरीके का प्रिविलेजेस होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिला हुआ है। ठीक है, ये सारा पॉइंट जो है ना बुलेट्स में अगर आप कहीं पे लिख लीजिएगा, आपको हमेशा ये याद रहेगा। ये सब में ना कोई ऐसा नहीं है कि बेयर एक्ट में आपको डेप्थ में जाके पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग लास्ट क्लास भी किए होंगे, हम लोग उतने सारे सेक्शंस देखे काइंड्स ऑफ इंडोर्समेंट का, किसी को लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप कॉन्सेप्ट उसका जानते हैं, आप खुद से उसको 2 3 4 लाइन में लिख सकते हैं। तो ये सब जितना पॉइंटर्स मैंने दिया है, अगर आप नोट्स में अपना लिख लेंगे तो आप खुद से भी इन सब चीजों को इजिली आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स का टॉपिक बेसिकली ये, तो हम लोग स्टार्ट किए होल्डर कौन होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। तो होल्डर वो पर्सन होता है जो इंटाइटल होता है, ठीक है, टू क्लेम अंडर दैट एंड राइट टू रिसीव द अमाउंट और सम अंडर एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये होल्डर होता है। इसी में तीन एसेंशियल कंडीशन या 3 क्वालिफिकेशन और पूरा हो जाए तो ये होल्डर होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाता है। वो 3 क्वालिफिकेशन क्या क्या है, जल्दी से बताओ। Consideration. कंसिडरेशन, Maturity acquired before its maturity. यस, एक्वायर्ड बिफोर मैच्योरिटी, और तीसरा Not Acquired having in good faith. गुड फेथ, है ना, उसके पास कोई नोटिस नहीं था ऑफ डिफेक्ट ऑफ टाइटल ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको डिटेल में बताया, 5 या 6 डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया, है ना। आई होप उसको लिख लिए होंगे। उन 6 डिफरेंस पे आप उस पर डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद आप प्रिविलेजेस बता देंगे। प्रिविलेजेस आपके टोटल कितने हुए, होल्ड और के प्रिविलेजेस किसको मिले हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रिविलेजेस मिला है। वैसे डिफरेंस अगर देखें होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में, तो क्या क्या डिफरेंस है, एक कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, एक बिफोर मैच्योरिटी, एक बिफोर या आफ्टर मैच्योरिटी कभी भी उसको मिल सकता है। एक में क्या हुआ कि आपका टाइटल जो होगा, अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स है तो आपका टाइटल गुड टाइटल होगा इररिस्पेक्टिव कि ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव था। लेकिन होल्डर का टाइटल वही होगा जो उसके ट्रांसफरर का टाइटल था। ठीक है, होल्डर को लेस प्रिविलेज मिला है, होल्डर इन ड्यू कोर्स को आपको मोर प्रिविलेजेस आपको मिला हुआ है। ठीक है, और क्या क्या प्रिविलेजेस होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिला है, तो हम लोग देखे कौन कौन सा प्रिविलेजेस, बताइए सारा याद हुआ सबको? टोटल 8 प्रिविलेज हम लोग देखे हैं। पहला क्या है, He gets a better title than that of इट्स अ बेटर transferor. टाइटल। इसके लिए कौन सा सेक्शन आप यूज कीजिएगा अगर, 69. 58 ना, 58. 58, ठीक है, ही गेट्स अ बेटर टाइटल। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, An instrument which passes through holder in due course is purged of all defects. उसका Section सारा 33. डिफेक्ट फ्री हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अब होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू वो जिसको मिलेगा, ठीक है, तो वो पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स की तरह ही उसको क्लेम कर सकता है ओरिजिनल डेटर से, मतलब इट इज फर्स्ट फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। ठीक है, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के थ्रू वो किसी सबसीक्वेंट होल्डर को अगर पास हो रहा है तो पहले अगर फ्रॉड भी किसी प्रायर होल्डर ने किया था, वो डिफेक्ट से वो फ्री हो चुका है। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में था, 53. 53, ओके। फिर उसके बाद तीसरा क्या था, Privilege in case of inchoate a stamped instrument. प्रिविलेज इन केस ऑफ इनकोहेट स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या प्रिविलेज मिलता है, कोई बताओ? इसमें वो वैलिड हो जाता है और वो नहीं कोई भी अमाउंट को रिकवर कर सकता है बट स्टैम्प से ज्यादा नहीं कर सकता।
ठीक है, तो ये प्रिविलेज कैसे हुआ, कौन जो है, ये प्रिविलेज कैसे हुआ उसका, ये प्रिविलेज इस तरीके से हुआ कि अगर वो केवल होल्डर होता तो वो कितना अमाउंट मैक्सिमम रिकवर कर सकता था ब्लैंक चेक पे, जितना वो इंटेंट कर रहा है ट्रांसफरर। जितना ट्रांसफरर इंटेंड कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ठीक है, तो इसलिए वो मैक्सिमम जितना स्टैंप पे रिकवर कर सकता है उतना ले सकता है, ये इसीलिए ये इसका एक प्रिविलेज है। ओके, नेक्स्ट क्या था? liability of all prior parties. जितनी प्रायर पार्टीज है सब लाइबल होता है, और अगर वो होल्डर है तो उसके लिए कौन लाइबल है? केवल होल्डर के लिए। Prior transferor. हाँ, जो ट्रांसफरर है केवल उससे होल्डर जो है उसी को स्यू कर सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स सभी को स्यू कर सकता है। नेक्स्ट, Privileges Privilege in in case of fictitious bill of exchange. फिक्टिशियस बिल ना, हाँ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज, फिक्टिशियस बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें अगर कोई फिक्टिशियस बिल इशू किया गया है और किसी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप एक्सेप्ट कर लिए तो पे करो। तुमको अगर खुद से बिल ऑफ एक्सचेंज कोई फिक्टिशियस नाम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था उसके नाम पे इशू हुआ, कोई और पर्सन उसको एक्सेप्ट कर लिया, ड्रॉ ही बन गया, तो नाउ ही विल हैव टू पे टू द होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन मेक अ सक्सेसफुल क्लेम अगेंस्ट सच एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। किस सेक्शन में था ये? 42. 42। उसके नेक्स्ट, Privilege when instrument is delivered conditionally is negotiated. ठीक है, नॉर्मली जब अब भी आप कंडीशन के थ्रू आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इंडोर्स करते हैं तो वो कंडीशन पूरा नहीं होता है तो आप उसका फर्दर नेगोशिएशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिना कंडीशन पूरा किए हुए अगर किसी ने फर्दर किसी और को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया और वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, यानी सेक्शन 9 वाला सारा एसेंशियल पूरा कर रहा है कि कंसिडरेशन पे किया है, मैच्योरिटी से पहले है, कोई नोटिस उसको डिफेक्ट ऑफ टाइटल का नहीं है, गुड फेथ में है, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स इवन अगर वो कंडीशन पूरा नहीं हुआ है फिर भी उसको वैलिड टाइटल वहां मिल जाएगा, ये प्रिविलेज है उसका। और उसके बाद लास्ट में ये स्टॉकल्स है ना? और कोई नहीं है ना? और कोई है? No, एक ही? sir. हाँ ठीक है, उसके बाद ये दो तरीके का स्टॉकल है, ये दोनों प्रिविलेज मिला हुआ है 120 और 121 में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो हमको लग रहा है जितना भी इनिशियल टॉपिक्स है लगभग हम लोग सारा कवर कर चुके हैं। हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देख चुके हैं, 13 देख चुके हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उससे रिलेटेड सेक्शन 4 5 6 प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इनिशियल हमको लग रहा है जितने भी सेक्शंस थे सब हम लोग वो भी देख चुके हैं। कोई कोई सेक्शन इक्का दुक्का अगर मिस भी हुआ होगा तो उसको खुद से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, आप लोग इतना समझ चुके हैं। तो हम लोग इनिशियल सारे कॉन्सेप्ट्स हमको लग रहा है पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस वीक में और मुझे लग रहा है 3 से 4 क्लास में, आई थिंक इस वीक में फ्राइडे तक क्लास आपका चलेगा, इस वीक में आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा। और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हाट आई एम थिंकिंग कि पार्टनरशिप एक्ट बहुत ही इजी लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक्ट अब थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, मतलब पार्टनरशिप एक्ट आगे कर लेंगे। आई एम थिंकिंग कि सीपीसी इसके बाद स्टार्ट करते हैं, है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कि सीपीसी कर लेते हैं। सीपीसी होने के बाद जो नए क्रिमिनल लॉ जो आए हैं आपके बीएनएसएस और ये सब, वो सबको फिर हम लोग करेंगे। तो इसके बाद कोई मेजर सब्जेक्ट लाइक सीपीसी आई एम थिंकिंग आफ्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पार्टनरशिप इज अ वेरी इजी लेजिस्लेशन, वो कभी भी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। पार्टनरशिप अभी वैसे रिसेंट किसी एग्जाम में उतना कोई रेलेवेंट है नहीं, अगर रेलेवेंट होगा भी तो मेरा पहले का पढ़ाया हुआ 2 साल पहले का जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो हम फोल्डर में डाल देंगे पार्टनरशिप के लिए। लेकिन इसके बाद एनआई के बाद हम लोग सीपीसी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। चलो ठीक है, किसी को कोई डाउट? एनीवन? सर लास्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट बताने के लिए बोला। किसमें सर डिफरेंस? नेगोशिएशन एंड एंडोर्समेंट में डिफरेंस। नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट में डिफरेंस नहीं, नेगोशिएशन और असाइनमेंट में, है ना, असाइनमेंट और नेगोशिएशन में। चलो ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास के हमको पहले ही, क्लास से पहले हमको मैसेज कर देना, है ना, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में हम बता देंगे नेगोशिएशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, नेगोशिएशन और एंडोर्समेंट में क्या डिफरेंस होता है। नेगोशिएशन का एक तरीका होता है एंडोर्समेंट, नेगोशिएशन दो एक डिलीवरी से होता है, एक एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी, तो नेगोशिएशन का एक तरीका एंडोर्समेंट होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। डिफरेंस होता है नेगोशिएशन और असाइनमेंट में, जो आपसे आपके बिहार जुडिशरी में पहले पूछा भी हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के पहले हमको मैसेज कर दीजिएगा, है ना, कल कल ही आपका नेक्स्ट क्लास होगा, तो ये हम क्लास के स्टार्टिंग में ही डील कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।
Thank you, sir.